नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके नवजात बच्चे हैं जो कि परेशानी से गुजर रहे हैं या फिर किसी न किसी तरह की समस्याएँ आ जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं अपने आस-पास कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जन्म लेते ही आईसीयू में पहुँच जाते हैं और उनको गंभीर समस्याएँ हो जाती हैं और कई बार एक कह सकते हैं लापरवाही या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उनको हम बचा भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं और बात करें तो नवजात बच्चों के भी स्पेशलिस्ट नियोनेटोलॉजिस्ट, सही बोला सर? नियोनेटोलॉजिस्ट नियोनेटोलॉजिस्ट प्रमन कुशवाहा सर, और जो कि डीएम हैं और सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। डीएम होना अपने आप में साधारण नहीं होता है। ये कह सकते हैं उस क्षेत्र में लगातार पढ़ाई की जाती है और काफी गहन रिसर्च किया जाता है, तब ये कह सकते हैं एक डिग्री या ज्ञान है जो कि प्राप्त होता है। और सर से ही आज हम बात करेंगे। सर, पहले से हमारे व्यूअर को ये बता दीजिए कि सर, जो सामान्य स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे नियोनेटोलॉजिस्ट या फिर डीएम डॉक्टर कैसे अलग होता है और किस तरह से, इसके बारे में बताइए सर सबसे पहले। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमन कुशवाहा। मैं एक नवजात शिशु विशेषज्ञ हूँ, डीएम डीआरएनपी नियोनेटोलॉजी। सामान्य पीडियाट्रिशियन से एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पढ़ाई का समय थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे एक सामान्य पीडियाट्रिशियन अपने 3 साल के ट्रेनिंग पीरियड में कुल मिला के 9 महीने से 1 साल तक आईसीयू में रहता है। वहीं एक डीएम नियोनेटोलॉजी कुल पूरा 3 साल अपना समय व्यतीत करता है एनआईसीयू में, गंभीर रूप से बीमार बच्चों के साथ में, प्रीमेच्योर बेबीज के साथ में, उनको कैसे ट्रांसफर किया जाए, उनको कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और उस 3 साल के बीच में वो इतने नवजात शिशु देख लेता है कि कहीं न कहीं वो नवजात शिशुओं के हर बीमारी से, हर तरीके के ट्रीटमेंट से, हर तरीके के प्रोसीजर से इतना ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे केयर दे पाता है कि जो शायद एक नॉर्मल पीडियाट्रिशियन के लिए थोड़ा-सा डिफरेंट रहे, या उन्हें उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए शायद बहुत सारे नवजात शिशु देखने पड़े उनको। सर, कौन-कौन से बच्चों को इस तरह की समस्याएँ आ जाती हैं, जैसे कि एक डॉक्टर के पास में पहुँचना पड़ता है? कब ऐसी समस्याएँ आती हैं जिनको कंसल्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद में नॉर्मल है और हमें वो कोई जहाँ पे भी पैदा हुए हैं और वो बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है, अगर उसके बाद में कुछ बच्चों में जैसे दूध नहीं पीना, बहुत डल हो जाना, एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, बच्चा दूध ही नहीं माँग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा पीला दिखना। कुछ बच्चे नॉर्मली पीले रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि पीलापन बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में माँ का दूध काफ़ी कम निकलता है। अगर उस बीच में माँ दूध स्तनपान अच्छे से नहीं करा पा रही है और बच्चा वज़न कम के कारण ऊपर से दूध भी नहीं ले पा रहा है, तो शायद हो सकता है उनका शुगर कम हो। पीलापन ज़्यादा बढ़ जाना, साँस की तकलीफ बढ़ना, अगर वो तेज़ी से साँस ले रहा है, मतलब कहीं न कहीं फेफड़ों में उसके इन्फेक्शन होने का एक रीज़न हो सकता है। बच्चे का फिट्स आना, या फिर अजीब तरीके के हाथ-पैर हिलाना, या फिर हाथ-पैर हिला के बहुत रो के, चीख के एकदम शांत हो जाना। और चौथा मेन चीज़ है हाथों का रंग बदलना। अगर उनके ओंठ के आस-पास नीलापन आ रहा है या हाथ या पैर में नीलापन आ रहा है, तो कंपल्सरी एक नवजात शिशु विशेषज्ञ से परामर्श लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में। सर, कई बार देखा जाता है कि छोटे से बच्चों को भी आईसीयू में वेंटिलेशन पर चले जाते हैं, तो क्या-क्या समस्याएँ आ जाती हैं और क्या चुनौतियाँ रहती हैं छोटे बच्चों का विशेष रूप से उपचार करते समय, जो कि सामान्य रूप से कई बार ऐसा होता है कि अगर हम नॉर्मल विशेष डॉक्टर के पास चले जाएँ, तो वो उन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो सर, कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं विशेष रूप से? देखिए, मैं कहना चाहूँगा आजकल का मेडिकल जो प्रणाली है, मेडिकल ट्रीटमेंट पार्ट है, वो इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लेवल पे पहुँच गया है कि हमको ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं और हमें पहले ही समय पे समझ में आ जाता है कि इसको क्या सही उपचार मिलने से ये बच्चा कितने जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उस हिसाब से कई बार बच्चे जो बहुत कॉमन हमने कंप्लेंट्स देखी हैं जिसके कारण बच्चा आईसीयू में आया है, वो है या तो बच्चा समय के पहले पैदा हो गया है। जैसे कि नॉर्मली बच्चों का वज़न 3 किलो होना चाहिए, अगर बच्चे का वज़न 2.5 किलो है, 2 किलो है, 37 हफ्तों के पहले पैदा हुआ बच्चे को प्रीमेच्योर कहते हैं। नॉर्मली 40 हफ्ते तक, 9 महीने को हम अगर महीनों में गिने, हफ्तों में गिने, तो उनका हफ्ता 40 हफ्ते पकड़ते हैं। अगर कोई भी बच्चा 3 हफ्ते पहले पैदा हो गया है, वो बच्चे को प्रीमेच्योर बोला जाएगा। उनको कंपल्सरी पैदा होने के तुरंत बाद उनकी शुगर मॉनिटरिंग ज़रूरी है, दूध सही से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, वो मॉनिटरिंग ज़रूरी है।
अपना तापमान मेंटेन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो ज्यादा जरूरी है। ये चीज थोड़ी सी नॉर्मल है। इसमें अगर हम थोड़ी सीरियसनेस और बढ़ाएं तो ऐसे बच्चों के फेफड़े पूरी तरीके से नहीं बने होते। कई बार ऐसे बच्चे, हम मजबूरी में या कोई ऑब्स्टेटिक रीजन हो कि डिलीवरी करना कंपलसरी है, हम उसको टाल नहीं सकते, लेकिन बच्चा पूरी तरीके से तैयार नहीं था, उसके फेफड़े नहीं बने, उसकी किडनी नहीं बनी है, उसकी अतड़ियां नहीं बनी है अभी तक उतना दूध हजम करने के लिए, तो ऐसे बच्चों को फेफड़े के सपोर्ट के लिए हमको वेंटिलेटर लगाना पड़ सकता है। कई बार वो वेंटिलेटर इन्वेजिव भी होता है जिसमें गले में ट्यूब डालनी पड़ती है, कभी कभी नॉन इन्वेजिव भी रहता है, सिर्फ एक नाक से सपोर्ट देते हैं। दूसरा चीज है, उस बच्चे को हम तुरंत दूध शुरू नहीं कर सकते। अगर अतड़ियां मजबूत नहीं है तो वो पेट सूजन आ जाएगी, उल्टियां होना करना शुरू कर देगा। तो ऐसे बच्चे को शुरुआत में हम सलाइन से पूरा न्यूट्रिशन देते हैं, सलाइन से प्रोटीन जाएगा, सलाइन से उनका ग्लूकोज जाएगा, और उसी साथ साथ में हम शुगर मॉनिटरिंग करेंगे कि उनका लीवर जो है वो लीवर बॉडी में शुगर मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नहीं तो अगर ऐसे बच्चे को हम अगर नॉर्मल केयर देंगे तो ऐसे बच्चे तुरंत जल्दी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है उनके अंदर, उनकी जो डिफेंस मैकेनिज्म बनी है नॉर्मल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो जीरो है। तो कई बार ऐसे बच्चों को हमको एंटीबायोटिक्स देना भी शुरू करना पड़ता है अगर माँ से बच्चे में संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे अगर मम्मी को लीकिंग शुरू हो गई है, पानी का स्राव शुरू हो गया है 24 घंटे से ज्यादा, अगर रक्त का स्राव होना शुरू हो गया है, अगर माँ को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है वो भी 9 महीने के पहले, जिसको हम प्रीमेच्योर लेबर बोलते हैं, तो ये नॉर्मली कुछ केसेस है जिसमें आईसीयू में जाना पड़ सकता है। एक और है जिसमें बच्चा गर्भ में रहते ही मोशन पास कर देता है और वो पानी गंदा फेफड़े में चले गया बच्चे के, तो ऐसे में फेफड़े की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। बच्चा नहीं रोया पैदा होने के बाद में, रोना मतलब ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचना होता है, जितने समय तक बच्चा नहीं रोया है उतने समय तक अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसे बच्चों को भी आईसीयू में रखना सर जरूरी है। कोई ऐसा विशेष केस आपको ध्यान में आता हो जिसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो गई हो लेकिन फिर भी आपने या फिर बचा लिया? एक बहुत अच्छा केस है, केस नहीं बोलना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस चीज का पार्ट रहा हूँ। एक हमारे पास कपल आए थे, मम्मी की उम्र से कुल मिला के 40 साल, मम्मी की उम्र है 40 साल, पापा की उम्र है 42 साल, उनके पास एक भी बच्चा नहीं था। ये उन्होंने आईवीएफ तरीके से उन्होंने ये गर्भ धारण किया था और 6 महीने में ही मम्मी को पानी स्राव शुरू हो गया। बच्चा हमारे पास आया 26 हफ्तों का पैदा होके सिर्फ 640 ग्राम का, 640 ग्राम का बच्चा, मम्मी के अंदर से पानी स्राव शुरू हो गया है। उनकी उम्र ऐसी है कि शायद इसके बाद वो कभी गर्भ धारण ना कर पाए। ये केस ऐसा था मेरे लिए कि ये केस को बचाना उन पेरेंट्स से ज्यादा मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया था, और कहीं ना कहीं जो नियोनेटोलॉजिस्ट है उसके लिए ऐसे केसेस लगते यही चीज दिखाते हैं कि कितना हमारा मेडिकल रिसर्च पहुंचा है। आज वो बच्चा जब हमारे पास आता है रिटर्न फॉलोअप पे, वो बच्चा हो चुका है 4 महीने का, मैंने उसको वैक्सीन भी दे रहा हूँ उसको लगातार, और वो 4 किलो क्रॉस कर गया है। वो बच्चा कुल मिला के 100 दिन आईसीयू में रहा था। शुरुआत से धीरे धीरे फेफड़े डेवलप हुए, वेंटिलेटर पे कुल मिला के 4 हफ्तों तक वेंटिलेटर पे रहा। यानी कि कह सकते हैं जो विकास गर्भ में होना चाहिए था वो विकास हमने कांच की पेटी में रख के हॉस्पिटल में किया है उसका। और वो पेरेंट्स आज भी जब मिलते हैं देखते हैं तो मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कि जिस बच्चे को मैं हथेली पे रख सकता था वो बच्चा भी गोद में नहीं समाता। बिल्कुल, ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता भी होती है, और इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान का ही एक तरीके से रूप होते हैं। और फिलहाल यदि आप भी किसी बच्चे को लेकर के कंसर्न है, चिंतित हैं, तो बीआईएमआर हॉस्पिटल ग्वालियर में आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, कोई भी सलाह सजेशंस ले सकते हैं। और फिलहाल आपका इस चर्चा के बारे में जो भी सोचना, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं।